एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स सक्सेना में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु सक्सेना। आज का टॉपिक रहेगा हमारे क्लास का कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, जिसकी हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन बहुत ही क्रिप्स होगी, छोटी होगी। आपके सारे डाउट्स फॉर श्योर इसके अंदर क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए। बैठे रहो, ज्यादा नहीं हो रहा। चलो जी, यहाँ से हमारी डिमांड की रिवीजन शुरू हो रही है जी। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स पढ़ेंगे डिमांड के, डिमांड का लॉ पढ़ेंगे, उसकी एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी आती है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। फिर आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड। फिर और भी इसके अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे कि प्राइस में कैसे चेंज आता है, फिर इनकम में कैसे चेंज आता है, ये सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहली की डेफिनेशन होती है कि डिमांड का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे डिमांड का मतलब है यहाँ पे कि कंज्यूमर का एक डिजायर यानी कि खरीदने की इच्छा, और उसके साथ एक परचेजिंग पावर। ठीक है, यानी कि डिमांड रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज अ कमोडिटी बैक्ड बाय द सफिशिएंट परचेजिंग पावर। यानी कि पहली बात, कंज्यूमर के पास क्या होनी चाहिए? डिजायर होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने समझा यहाँ पे कि कंज्यूमर की डिजायर के साथ क्या होनी चाहिए? एक परचेजिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है, उसी को हम डिमांड बोलेंगे। सिर्फ डिजायर को डिमांड नहीं बोला जाता, पता है ना आपको। अगर आप खरीद नहीं सकते तो भैया आपके पास डिमांड की पावर नहीं है। अच्छा, साथ में सर, अगर मैं कोई चीज ईएमआई पे ले रहा हूं, यानी कि किस्तों पे ले रहा हूं, फाइनेंस करा रहा हूं, तो क्या मेरे पास परचेजिंग पावर है या नहीं है? परचेजिंग पावर होगी सर, बिल्कुल परचेजिंग पावर है। सर किस्तें तो मैं ही भरूंगा ना, हर महीने किस्तें मैं ही भरूंगा, तो मेरी इतनी इनकम है ना कि मैं ईएमआई भर सकता हूँ। हाँ, मैं एक बार पे नहीं कर सकता, लेकिन मैं इंस्टॉलमेंट में पे तो कर सकता हूँ। तो यानी कि मेरी परचेजिंग पावर है। तो या तो आप वन टाइम पैसा दो या फिर आप किस्तों में दो, सर परचेजिंग पावर आपकी हमेशा रहेगी। ठीक है, डिमांड के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे सर कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क होता है। डिमांड कहता है कि वेरियस क्वांटिटीज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय। सर अलग अलग तरह की क्वांटिटीज जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है या खरीदने के लिए रेडी है, और उसके साथ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस भी गिवन है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम डिमांड। लेकिन क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा सर? एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो परचेज्ड है यानी कि खरीदी गई है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्राइस, यानी कि स्पेसिफिक प्राइस। सिंपल सी बात है सर, अगर कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस में से एक प्राइस चुनता है तो उसके साथ की कमोडिटी या क्वांटिटी भी चूज करेगा। ठीक है, जैसे अभी हम आगे समझे इस चीज को। सर ये देखो, ये टेबल दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग प्राइस है, ये आपको प्राइस दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्वांटिटी दिख रही है। तो ये क्या है बेटा? आपका ये डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे वेरियस प्राइस हैं और वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड भी है। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझो, अगर मान लो मैंने एक यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ये 250 क्वांटिटी और यहाँ पे 2500 प्राइस है जी, तो अगर मैंने ये सिलेक्ट करा तो ये क्या बन गया? ये क्वांटिटी डिमांडेड बन गया। बात समझ आई आपको? हाँ या ना? लेकिन इन सबको क्या बोलेंगे एक साथ? हम इन सबको डिमांड ही बोलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे, अच्छा ये जो आपका टेबल दे रखी है इसको कहते हैं बेटा शेड्यूल बोलते हैं। अच्छा, शेड्यूल में भी सर दो तरह की कैटेगरी आती है। शेड्यूल में क्या आता है? एक होती है इंडिविजुअल शेड्यूल। सर इंडिविजुअल शेड्यूल का मतलब क्या होता है? जहां पे सिर्फ एक ही कंज्यूमर डिमांड जनरेट कर रहा है। मार्केट डिमांड का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ कंज्यूमर डिमांड जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँ इसके अंदर, जैसे मान लो जी अपना ये है ये दिख रहा है सबको? दिख रहा है प्राइस? ये मान लो जी आपका क्वांटिटी डिमांडेड है कंज्यूमर ए की। ठीक है, और ये मान लो जी क्वांटिटी डिमांडेड है कंज्यूमर बी की। ठीक है, तो मान लो जी प्राइस है यहाँ पे 4 और 4 से हो गया 6, तो यहाँ पे जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसकी डिमांड भी कम हो गई। अब यहाँ पे मान लो मार्केट में सिर्फ दो ही कंज्यूमर्स हैं, तो यहाँ पे मार्केट डिमांड एमडी कितना होगा? इनकी डिमांड को हम प्लस कर देंगे, तो ये क्या होगा? 30 और ये होगा 20। ठीक है, तो ये इसका शेड्यूल है। ये कौन सा शेड्यूल है? मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है जी, आगे कुछ आगे समझते हैं। यहाँ पे किसका डाउट है तो पहले पूछ लो। नहीं है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये हमारा डिमांड कर्व है। ये दिख रहा है जी आपको डिमांड कर्व? ठीक है,
ये आपका डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो स्लोप कैसा होता है बेटा, डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है ऐसे, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। रिलेशन कैसा होता है इसके बीच में, नेगेटिव रिलेशन होता है। सर किसके बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे अगर आपको ये दिख पा रहा है, यहां पे दिख रहा है, ये प्राइस है आपका वाई एक्सिस पे, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी है, ये आपका ओरिजिन है। तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन है बेटा, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। यही वजह बनती है कि हमारा जो डिमांड है उसका स्लोप कैसा होगा, डाउनवर्ड होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आती है, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, यानी कि प्राइस अगर हमारा बढ़ गया तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। सामान महंगा हो गया तो लोग सामान कम खरीदेंगे, वहीं पे अगर प्राइस सस्ता हो गया तो लोग सामान ज्यादा खरीदेंगे। ये दो चीजें हमें निकल के आती हैं, ठीक है, बात समझ आई आपको। आगे यहाँ पे हम समझेंगे सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि यहाँ पे फंक्शंस ऑफ डिमांड कह लो आप, या फिर इसको हम कहते हैं वैसे मांग के फलन भी कहते हैं। अब इसमें पहला फैक्टर या फिर पहला डिटरमिनेंट आता है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, यानी कि जो डिमांड है, जो डिमांड है वो डिमांड किसकी वजह से अफेक्ट हो सकती है, चेंज हो सकती है, वो है पहला प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, वस्तु की खुद की कीमत। जैसा अभी हमने समझा कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड नीचे आ जाएगी, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो ये जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, प्राइस की वजह से, और ये प्राइस किसका है, कमोडिटी का खुद का प्राइस है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे आगे रिलेटेड गुड्स, ये बहुत बढ़िया लगता है जी। रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है सर, रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें सर, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या आता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल टी और कॉफी आता है, हम बहुत ही एक तरह से पॉपुलर एग्जांपल यही होता है, ठीक है, टी और कॉफी। तो अगर मान लो टी और कॉफी की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लो जी टी हमारी क्या हो गई, महंगी हो गई, टी हमारी क्या हो गई, महंगी हो गई, तो लोग टी ज्यादा खरीदेंगे, कम कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, तो हमें पता है। लेकिन सर कॉफी का जो प्राइस है वो अभी तक सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, नो चेंज, नो चेंज। लेकिन जो कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ेगी या कम हो जाएगी, सर बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग टी से शिफ्ट होकर कहां आ जाएंगे, कॉफी पे आ जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे प्राइस बढ़ गया, टी में प्राइस बढ़ गया और कॉफी की डिमांड भी बढ़ गई, तो यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशन कैसा दिख रहा है हमें, सर ये पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है बेटा, पॉजिटिव। यहाँ पे प्राइस भी बढ़ गया और दूसरे की डिमांड भी बढ़ गई, दोनों बढ़ रही हैं, तो ये कैसे रिलेशन है बेटा, पॉजिटिव रिलेशन है। बात समझ आई आपको, हाँ या ना। आगे सर जैसे कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री में भी हमारा जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल होता है वो होता है कार और पेट्रोल, ठीक है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री का, अच्छा वैसे सब्स्टिट्यूट का मतलब मैंने बताया नहीं आपको, एक बार मैं वैसे ही बताता हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है एक ऐसे गुड्स जिसको एक दूसरे की जगह पे हम यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है सर, एक गुड्स खरीदा तो दूसरा गुड्स खरीदना पड़ेगा ताकि कलेक्टिव डिमांड पूरी हो पाए, हमारी प्रॉपर पूरी डिमांड कंप्लीट हो पाए। बात समझ आई आपको। तो अगर कार खरीदी तो पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, कार खरीदी तो पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, तो इसमें पेट्रोल खरीदना थोड़ा जरूरी लग रहा है। बात समझ आई आपको। अच्छा अब आगे देखते हैं मान लो फॉर एग्जांपल पेट्रोल का प्राइस महंगा हो गया, पेट्रोल का प्राइस महंगा हो गया तो लोग पेट्रोल कम डलवाएंगे, हाँ या ना, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी बेटा, हाँ या ना, ये समझ आया आपको। अच्छा कार का जो प्राइस है वो अभी तक सेम है, यानी कि नो चेंज, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया कार के, लेकिन कार की क्वांटिटी डिमांड यानी कि डिमांड पे क्या असर पड़ेगा सर, सर डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। सर मैं अमीरों की बात नहीं कर रहा जिनको पेट्रोल से फर्क नहीं पड़ता, मैं एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ कि भैया उनको पता है अब पेट्रोल महंगा हो चुका है, तो कार का शायद वो प्लान थोड़ा ड्रॉप कर देंगे, वो कुछ ऐसी कार लेंगे जिसमें एवरेज अच्छी मिले, जिनका पेट्रोल बच जाए। तो भाई जो अभी वो डिमांड करने वाले थे उसको पोस्टपोन कर देंगे, क्योंकि प्राइस क्या हो चुका है बेटा, महंगा हो चुका है। कार का पैसा एक बार जाना है, जिंदगी भर का पैसा कौन सा जाएगा, पेट्रोल का जाएगा। तो वो अभी के लिए अपनी डिमांड को बंद कर देंगे, कम कर देंगे या फिर पोस्टपोन कर देंगे, एज द केस में भी, ठीक है जी। आगे सर कंज्यूमर इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर कंज्यूमर इनकम, तो कि कंज्यूमर इनकम इंपॉर्टेंट क्यों हुई, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर डिमांड बढ़ेगी तो भैया कहीं ना कहीं प्राइस भी बढ़ेगा, चलो वो तो बात की इफेक्ट की बात है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिंपल इनकम की बात करें तो इनकम बढ़ेगी तो भैया कंज्यूमर अपनी डिमांड को भी बढ़ाएगा। लेकिन सर किस चीज की डिमांड को, यहाँ पे दो अलग अलग तरह की गुड्स आते हैं, एक होता है बेटा नॉर्मल गुड्स और एक होता है बेटा आपका गिफन गुड्स। गिफन गुड्स को हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स, ठीक है जी, गिफन गुड्स हम बाद में पढ़ेंगे।
अब सर नॉर्मल गुड्स का मतलब है कि कंज्यूमर के लिए कुछ ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर के लिए नॉर्मल होते हैं। अब इंफीरियर का मतलब है कि कंज्यूमर के लिए कुछ गुड्स चीप होते हैं। वो ये गुड्स क्यों कंज्यूम कर रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द लो इनकम। उसकी इनकम कम है इसीलिए वो इंफीरियर कॉमोडिटीज को, इंफीरियर गुड्स को यूज कर रहा है। नहीं आई बात समझ? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको छोटा सा एग्जांपल दूं जो बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आप सोचो आर्टिफिशियल गोल्ड आता है, पता ना आपको? आर्टिफिशियल गोल्ड आता है, लोग पहन के भी घूमते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई आर्टिफिशियल गोल्ड पहन के घूम रहा है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ सर उसकी मजबूरी है कि सर गोल्ड महंगा हो चुका है। पता आपको आज, अगर आपको न्यूज में समझ आ रहा होगा, घर वाले ही बात कर रहे होंगे कि सर गोल्ड बहुत महंगा हो चुका है, चांदी बहुत महंगी हो चुकी है। तो मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ, मान लो मैं एक बार को आर्टिफिशियल गोल्ड पहन के चल रहा हूँ, तो सर मजबूरी है मेरी, मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी क्यों है सर? क्योंकि मेरी इनकम कम है। अभी इनकम कम है इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल गोल्ड पहन रहा हूँ। आर्टिफिशियल गोल्ड मेरे लिए एक नॉर्मल गुड्स है या इंफीरियर है सर? मतलब इंफीरियर बेटा। बेटा अभी इनकम कम है ना, इसलिए पहनना पड़ रहा है। समझ? चीप चीजें पहननी पड़ रही है ना मेरे को, घटिया चीज पहननी पड़ रही है। ठीक है जी, बस करना पड़ रहा है, एक नाम का शौक पूरा करना पड़ रहा है। इसलिए जो आर्टिफिशियल गोल्ड है वो किस में आ रहा है बेटा? इंफीरियर गुड्स में आ रहा है। जैसी इनकम बढ़ जाएगी मैं इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर दूंगा और नॉर्मल गुड्स की डिमांड को बढ़ा दूंगा। क्योंकि नॉर्मल गुड्स तो मेरे को दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल चीजों से मुझे परेशानी नहीं है, मुझे परेशानी इंफीरियर से है। इसे यूज करना मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरी इनकम कम है। ठीक है, तो सर मैंने अभी जो बोला आपको कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। सर किस किस गुड्स की डिमांड बढ़ेगी? सर नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, ध्यान रखना। इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, ये हमें आने वाले अभी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई बात समझ आपको? हाँ जी, किसी कुछ पूछना है इसके अंदर? इंफीरियर गुड्स में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। नहीं है सर। आगे आता है यहाँ पे, आगे आता है बेटा यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कुछ लोग कुछ कंज्यूमर्स टेस्ट को ज्यादा महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है सर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सर टेस्ट का मतलब स्वाद हो गया, प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता। ठीक है, अब टेस्ट अलग चीज है सर और प्राथमिकता, प्रेफरेंस अलग चीज है। नहीं यही बात समझ? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हुआ, जैसे मान लो जी अपना जैसे जैसे हाँ, जैसे मान लो अगर किसी को जूते खरीदने, किसी को जूते खरीदने, तो जूते का ये होगा सर कि आपको चाहिए ब्रांडेड जूते। ठीक है जी, और ब्रांड में भी आपके सिलेक्टिव ब्रांड्स होंगे। सर ये आपका टेस्ट है, ये आपने टेस्ट बना रखा सर, मैं ब्रांड और ये 2-3 ब्रांड्स है जी, मैं इसमें ये डील करता हूँ, इसमें सामान खरीदता हूँ, अदरवाइज नहीं। इससे बाहर के ब्रांड्स पे मैं जाता नहीं हूँ, चाहे वो अच्छे ब्रांड्स हैं लेकिन मैं फिर भी खरीदना पसंद नहीं करता। सर आप प्रेफर क्या करोगे? आप घर बैठे शॉपिंग प्रेफर करोगे या फिर बाहर जाके शॉपिंग प्रेफर करोगे? घर बैठे कैसे होती है सर? ऑनलाइन। बाहर जाके कैसे होती है? ऑफलाइन होती है, शॉप पे जाके होती है। सर प्रेफर क्या करते हो आप? आप कंफर्ट प्रेफर कर रहे हो, घर बैठे बैठे जूते आ जाए, डोर खोलते भी हो, डिलीवरी मैन आ जाए, उसको हम सामान ले रहे हो उसको भेज दें। ये प्रेफर या पूरी आप जाके मार्केट में R&D करोगे, ठीक है जी, तब जाके आप अपना प्रोडक्ट चूज करोगे, ये चीज होगी। हाँ या ना? लो जी, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब सर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पे वर्क करती है। अब जैसे एक्सपेक्टेशन की बात करें, जैसे अपनी जी वो अपना रक्षाबंधन आने वाला है जी, अपना वो 14 फरवरी वाला। ठीक है, हाँ मतलब काइंड ऑफ रक्षाबंधन ही है वो, मतलब 14 फरवरी वाला तो एक ही बात है, रक्षाबंधन। तो हाँ इधर देखिए। तो अब यहाँ पे क्या होता है जी, वो क्या कहते हैं अपना वो मिठाई मिठाई कह रहा हूँ सॉरी, चॉकलेट की डिमांड बढ़ जाती है जी, है ना? टेडी बियर भाई साहब, वो है ना बागड़ बिल्ला, वो टेडी बियर बागड़ बिल्ला की डिमांड बढ़ जाती है ना। ये सब चीजें आइटम आती है इसके अंदर, है ना? ये त्योहार का मतलब एक तरह से वो है, इंग्रेडिएंट है। अब आप ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान सुनो। तो आप देखना सर, चॉकलेट महंगी हो जाएगी, ठीक है ना? वो आपको पूरा सेट सजा के देंगे भाई साहब, ये बागड़ बिल्ला बहुत महंगा हो जाएगा भाई साहब, मिलेगा ही नहीं, साइज के हिसाब से मिलेगा ये आपको, है ना? इतना भाई साहब, इतना महंगा महंगा भाई साहब, रिक्शे में फिट नहीं होगा, है नहीं, अब छोड़ दिया मैंने। तो अब वो रिक्शे में फिट नहीं होगा भाई साहब, है ना? तो ये दिक्कत आती है। अब होगा क्या सर, आज ही से क्या करना कर दो, उसे स्टॉक करना शुरू कर दो, ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू कर दो। नहीं आई बात समझ आपको? इन दिनों में काम आएगा आपके लिए। तो सर ऐसा आपने क्यों करा? ऐसा आपने क्यों करा? क्योंकि बाद में ये महंगा होने वाला है, यही एक्सपेक्टेशन है, ठीक है जी। तो जो आपका फ्यूचर प्राइस है FP, सर फ्यूचर प्राइस क्या होने वाला है बेटा? महंगा होने वाला है। तो आप करंट डिमांड को क्या करोगे? बढ़ा दोगे।
समझ आ गया जी ये वाला टॉपिक? कितनी जल्दी समझ आ गया ना ये वाला, है ना? ये लो जी, ये आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा आपको? पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है, ठीक है। फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा तो आज की डिमांड भी बढ़ जाएगी। बात समझ आएगी आपको, हाँ या ना? ओके रिपोर्ट है जी। अच्छा, अब इसका एग्जांपल हम दूसरा भी लेते हैं। जैसे अभी कुछ ही महीनों की ठंड रह गई है, पता है आपको, हाँ या ना? होली के टाइम पे तो मेरे हिसाब से गर्मी ऐसी आ जाती है ना, नॉर्मल। हाँ, मतलब पानी से होली खेलते हैं भाई साहब, मतलब ठंड तो लगती नहीं, मतलब तो मतलब गर्मी टाइप ही आ जाती है। तो अभी आप देखना, जैसे आपका अभी आपने सुना होगा एक जूडियो है, जूडियो सुना आपने? जूडियो, या फिर आप कोई भी और शॉप्स ले लेना। जब ये ठंड जा रही होंगी फरवरी एंड में, तो आपको इनका बचा हुआ ठंड का माल मिलेगा, ठीक है जी। जैकेट्स वगैरह मिलेंगी और वो बहुत सस्ते रेट पे मिलेंगी। सर अभी खरीदने जाओगे तो थोड़ी सी महंगी मिलेगी, क्योंकि अभी ठंड चल रही है, बारिश वारिश हो रही है, पता नहीं ठंड कब जा रही है, पता नहीं। लेकिन फरवरी एंड में फॉर श्योर इनका माल बचा होगा, और ये माल क्लियर करने के लिए आपको यही वाला माल यानी जैकेट्स है, स्वेटर वगैरह सस्ते में बेचेंगे। तो हमें पता है सर कि जैकेट वैकेट की जो डिमांड है, सॉरी जैकेट की जो प्राइस है वो फ्यूचर में कम होने वाला है, फरवरी वगैरह में, मार्च की शुरुआत में कम होने वाला है। तो आप क्या करोगे, आज खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? सर आज नहीं खरीदोगे, आप आज नहीं खरीदोगे, फ्यूचर में ही खरीदोगे, ठीक है। क्योंकि आपको लगेगा सर अगले साल भी ठंड आएगी, तब एक दो जैकेट खरीद लेंगे, अच्छी बात है, अगले साल काम आ जाएगा हमारा, हाँ है ना? तो आप एक दो जैकेट आपको अभी खरीदने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि अभी खरीदने का मतलब है एक दो महीना पहनना बेकार है। जब ये सीजन जा रहा होगा और माल डिस्काउंट में बिक रहा होगा, तो आप क्या करोगे, तब खरीदोगे। तो आप आज नहीं खरीदोगे, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो फ्यूचर का प्राइस भी कम हो रहा है और यहाँ पे करंट डिमांड भी कम हो रही है। तो ये आपका पॉजिटिव रिलेशन है। यहां से बढ़ते हैं आगे। अब सर आगे आता है पॉपुलेशन साइज। लो जी सर, पॉपुलेशन साइज का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? जिस एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पे डिमांड भी ज्यादा ही होगी। अगर मान लो आपने दिल्ली में वो चलती है ना जी अपने वो तंदूरी चाप, ठीक है जी, वो तंदूरी चाप चलती है, क्या हो गया बेटा? इधर देखो जी, तंदूरी चाप देखी होगी आपने, है ना? अगर आप तंदूरी चाप की जो शॉप है वो एक ऐसे एरिया में लगाओ जहां पे पॉपुलेशन कम है, तो सर पॉपुलेशन कम है वहां पे बिजनेस करने का मजा आएगा? सर लोग वहां पे डिमांड जनरेट नहीं करेंगे। जब डिमांड जनरेट नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा भी नहीं। तो सर पॉपुलेशन साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे पॉपुलेशन साइज ज्यादा है वहीं पे डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी, ठीक है। हाँ बोलो। अरे मतलब भाई तंदूरी वो होता है ना, तंदूर गैस तंदूर भी आता है, गैस तंदूर भी आता है, ठीक है। कुछ कुछ एरियाज में है कोयले वाला, लेकिन अब गैस तंदूर आ चुका है, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। अच्छा इसमें एक पॉइंट, हाँ नहीं गैस तंदूर भी होता है, सिलेंडर अटैच होता है उसके साथ, वो अलग होता है बेटा, वो होम, वो घर के लिए होता है, डोमेस्टिक यूज के लिए होता है, वो डोमेस्टिक यूज होता है। अच्छा इसमें एक पॉइंट जो मिस है मैं आपको बताता हूँ, दैट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इसे कहते हैं आय का वितरण। अब ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, जैसे जी मान लो हम सब बैठे हैं, हम सब बैठे, हमारे हम सब में से सिर्फ और सिर्फ मान लो जी नैतिक के पास पैसे हैं, ठीक है जी, तो फिर बर्गर कौन खिलाएगा? नैतिक खिलाएगा जी बर्गर। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा मुझे बताओ अच्छा नैतिक, चलो एक बार को हम नैतिक को धार पे चढ़ा दें, ठीक है जी, धार पे चढ़ा दें, मतलब एक तो रहता है ना कि तारीफ कर दे, पुल बांध दे उसको, है जी, कितना प्यार है, धार पे जो भी है जी, काइंड ऑफ, मुझे इतना आइडिया नहीं है भाई साहब। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं सर, तो मान लो हमने नैतिक को ऐसे मतलब बटरिंग कर दी भाई साहब, ठीक है, और वो तैश में आ गया कि चलो सर आज अमीरी दिखा के मानता हूँ मैं आपको। तो उसने मान लो जी, अच्छा उसने कहा सर आप सबकी औकात में एक एक बर्गर की, तो मैं एक एक ही खिलाऊं। मैं कहा चलो ठीक है, अब फ्री का है ना भाई साहब, फ्री का है तो भाई साहब रख दो उसमें, कोई ऐसे किल किल नहीं करनी चाहिए, फ्री की चीज में तो ले लो शांति से। अच्छा मंगा रहे हो क्या बेटा, मंगा रहे ऑर्डर कर रहे हो क्या? हे हराम, मतलब ये क्या आदमी है, मतलब यहाँ क्लास चल रही है डेट शीट देख रहे हो, मतलब इधर देखो। तो अब हुआ क्या, एक एक बर्गर मंगा दिया जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट मानो कि हम सबके पास पैसे होते, तो फिर अच्छा खासा सामान आता, कंट्रीब्यूशन अच्छा होता, कोल्ड ड्रिंक भी आती, वैसा गले के नीचे तो उतरता कम से कम वो। तो यानी कि आप समझ रहे सर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सोसाइटी में एक ही के पास पैसा होगा या फिर दो के पास पैसा होगा तो डिमांड अच्छे से जनरेट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर सबके पास इक्वल अमाउंट वाला पैसा होगा तो डिमांड अच्छी तरह जनरेट हो पाएगी। इसी कमरे में बैठे हमने समझ लिया, मान लो जी हम ही इकोनॉमी है, एक ही के पास पैसा है, तो वो ज्यादा थोड़ा ना खर्च कर पाएगा, कितना ही कर लेगा। लेकिन अगर हम सबके पास होगा तो हम अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बात समझ आई आपको, हाँ या ना? तो दैट इज अ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जिस कंट्री में गिने चुने लोग ही पैसा कमा रहे हैं,
तो डिमांड भी बस वही लोग जनरेट करेंगे ना। लेकिन अगर कंट्री में लोग, बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो फिर अच्छी खासी डिमांड क्रिएट होगी। ठीक है जी, बात समझ आई आपको? हाँ या ना? यहां से चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे, वो होगा जी आपका मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, और एक होगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मैं इसको जूम कर देता हूं जी आपके लिए। ये लो जी सर, मूवमेंट अलोंग की बात करें, क्या? हाँ जी आता ही है जी, आता है तो हमेशा ही आता है। हाँ जी, यहाँ से टॉपिक है जी हमारा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। जो ये मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व है, इसका एक और नाम होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सर क्वेश्चन कहीं से भी बने, टॉपिक सेम रहेगा। अब मूवमेंट की बात हो या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात हो, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो भी चेंज है वो किस में आ रहा है? सिर्फ प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी में। ठीक है, जो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व वो कहता क्या है? वो सिंपल सी एक बात कहता है कि भैया क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा, जिसकी वजह क्या होगी? प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, और उसके साथ अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे बेटा? कांस्टेंट रहेंगे। बात समझ आई आपको? अच्छा, यहाँ पे लिखा है जी, यहाँ पे वाइल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है जी, वाइल है, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है। इसमें दो अलग अलग टॉपिक आते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का बढ़ना। अब डिमांड बढ़ कैसे रही है, अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, ये दिख रहा है आपको? ये रहा जी, यहां पे हमारा P1 है प्राइस, ये दिख रहा है आपको P1। P1 के बाद हमारा Q1, फिर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा A है। अच्छा, ये लिख पाएंगे इसके अंदर? हम लिख पाएंगे नहीं, मुझे नहीं लग रहा, नहीं लिख पाएंगे, छोटा हो गया ज्यादा ही। ओहो, ब्लैक लेना पड़ेगा, एक से नहीं, कट के लगाना, ऐसी लग जाएगा। ये पॉइंट ए है जी आपका, ठीक है, और ये पॉइंट बी है। यहां पे आपकी डिमांड में क्या हो रही है बेटा? मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अब आगे देखो सर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन में आपकी डिमांड कम हो रही है। तो ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। देखो यहाँ पे हमारी डिमांड बढ़ रही थी, यहाँ पे हमारी डिमांड पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है बेटा? ये है आपकी मूवमेंट है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन में गिनी जाएगी। सेम चीज अगर हम पढ़े यहाँ पे, सेम मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ पे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सर शिफ्ट कैसे होगा? अब शिफ्ट कहता क्या है? शिफ्ट ये कहता है कि डिमांड में चेंज आएगा। पहली चीज, वजह क्या होगी? अदर फैक्टर्स, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या रहेगा? प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। ठीक है जी, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। शिफ्ट इन डिमांड का मतलब है डिमांड में शिफ्ट आएगा, जिसकी वजह क्या होगी? अदर फैक्टर्स, और यहाँ पे ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप देखो ध्यान से, पहला वाला अगर आप देख रहे हो ग्राफ, ये आपका डी है, D1 है, D1 से D2 क्या हो रहा है बेटा? हमारा ग्राफ शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह क्या है? प्राइस तो सेम है, देखो बेटा प्राइस सेम है, हमारी डिमांड बढ़ रही है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? अदर फैक्टर्स। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें डिक्रीज, अच्छा ये हमारा क्या था बेटा? ये था इंक्रीज इन डिमांड। दूसरा होगा डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में क्या है? डी से D1 में आ रहे हैं, यानी कि पीछे की तरफ। ये राइट वर्ड है बेटा, ये लेफ्ट वर्ड है। ये लेफ्ट और शिफ्ट का मतलब क्या हो रहा है? हमारी डिमांड कम हो रही है, प्राइस अभी भी सेम है, डिमांड पीछे की तरफ जा रही है, जिसके पीछे का कारण क्या है? अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है। बात समझ आई आपको? हाँ या ना? आगे बढ़ रहे हैं जी यहां से। सर बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड में चेंज आएगा। डेल्टा का मतलब चेंज होता है जी, पता है आपको? चेंज आएगा, और इसकी वजह क्या होगी? प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी में क्या आ रहा है बेटा? चेंज आ रहा है। साथ में जो अदर फैक्टर्स हैं वो क्या रहेंगे बेटा? वो कांस्टेंट रहेंगे। ये आपको समझने वाली बात है। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? अच्छा सर, यहाँ पे कोर प्रिंसिपल क्या है? यहाँ पे गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे पोजेस यूटिलिटी, द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई। यहाँ पे सिंपल सी बात है सर, कि यहाँ पे जो गुड्स की डिमांड हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं ह्यूमन नीड्स को। सिंपल एक लॉजिक लिखा हुआ और कुछ नहीं है। यहाँ पे अजम्पशंस क्या मानी जा रही है? कंज्यूमर की इनकम क्या है बेटा? अनचेंज है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। फ्यूचर की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बात समझ आई आपको? हाँ या ना? ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। बिल्कुल सही, ये सारे बेटा आपके अदर फैक्टर्स ही हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सर, एक्सेप्शन की बात करें तो आपकी 3 जर्नल एक्सेप्शंस होती है। अब ये 3 जर्नल एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है पहले, कि सर जो लॉ कह रहा है उसका उल्टा कुछ आप पढ़ने जा रहे हैं। हम जो लॉ कह रहा है उसका कुछ उल्टा पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात तो लॉ क्या कह रहा था? सर लॉ सिंपल सी बात कह रहा था कि डिमांड में चेंज आएगा, ठीक है जी, जिसकी वजह क्या होगी? कि प्राइस में चेंज आएगा। ठीक है, एक्सेप्शन कहता है कि देखो डिमांड में तो चेंज आएगा,
लेकिन जो प्राइस होगा वो प्राइस कांस्टेंट रहेगा। बात समझ आएगी आपको? तो फिर किस में चेंज आएगा सर? अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा। बात समझ आएगी आपको? हाँ या ना? अच्छा अभी इधर देखते हैं सर, पहला यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इधर देखो जी, यहाँ पे आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, पहला यहाँ पे एक्सेप्शन आती है सर। आर्टिकल का मतलब हो गया वस्तु, सोशल मतलब ये समाज, और ये डिस्टिंक्शन का मतलब होता है स्टेटस, कि आपको समाज में स्टेटस गेन करने के लिए आपको कुछ आर्टिकल्स खरीदने पड़ते हैं, जैसे महंगी गाड़ियां, वॉचेस, महंगे जूते, महंगे कपड़े। क्यों सर? कि ताकि आपको क्या मिल सके? समाज में एक स्टेटस मिल सके। सर वो महंगा होगा तभी स्टेटस मिलेगा या सस्ता होगा तो स्टेटस मिलेगा? सर महंगा होगा। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। समझ आई बात आपको? इधर देखो, यानी कि सर अगर प्राइस बढ़ेगा, ऐसी चीजों का प्राइस बढ़ेगा, तो ऐसी चीजों की फिर डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, बात समझ आई आपको? तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल जैसे रोलेक्स है सर, रोलेक्स सस्ती हो गई तो फिर रोलेक्स का कोई मजा है? बताओ, फिर हर किसी के हाथ में रोलेक्स है ना, तो आपने खरीद के कुछ नया काम कर दिया? नहीं सर। रोलेक्स महंगी है, दिखती नहीं है किसी के हाथ में, जिसके हाथ में दिखती है तो समझ आता है कि पैसे वाला है। सर दैट इज अ आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, कि वो पहनकर घूम रहा है, यही उसका डिस्टिंक्शन है, यही उसका स्टेटस है। ठीक है, अब आते हैं सर गिवन गुड्स। गिवन गुड्स का मतलब होता है सर हाईली इंफीरियर गुड्स। सर हाईली इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है? यहाँ ये आपको नेगेटिव इनकम इफेक्ट देता है। कैसे? सिंपल सी बात है सर, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी तो भैया इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी। क्योंकि जैसी आपकी इनकम बढ़ेगी आप चीप गुड्स खरीदना नहीं चाहोगे। हाँ या ना? बात समझ आ रही है आपको? ओके रिपोर्ट है सर। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपके पास, मुझे नहीं पता सबके पास होंगे शायद ब्रांडेड जूते वगैरह, लेकिन अभी आप स्टूडेंट हो, आपकी अभी इनकम का सोर्स आपके घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं। जिस दिन आप कमाने लगोगे, जिस दिन आप बिजनेस करोगे या फिर जॉब करोगे, जो भी करोगे, आपके पास पैसा आएगा तो आप कोशिश करोगे ना कि भैया महंगे महंगे जूते खरीदना, ठीक है जी, एक ब्रांडेड जैकेट खरीदना, ब्रांडेड मतलब एक अच्छा फोन खरीदना। हाँ या ना? सर ये कब होगा? जब आपकी इनकम बढ़ेगी। फिर आप नॉर्मल दुकानों से शायद खरीदना पसंद ना करो। बात समझेगी आपको? फिर आपको मंडी जाना पसंद नहीं होगा, शायद आप कहोगे सर आप जाना मॉल, जहाँ पे प्रॉपर होता है एक सुपरमार्केट टाइप, जहाँ पे आपको हर चीज मिलती है, जैसे बिग बाजार टाइप। तो आपका स्टेटस बढ़ गया। स्टेटस बढ़ने से आपने क्या करा? आपने जो आपके लिए चीप गुड्स थे, इंफीरियर गुड्स थे, आपने उनकी डिमांड कम कर दी, क्योंकि आपकी इनकम अब बढ़ चुकी है। इसी को कहते हैं सर गिवन गुड्स। बात समझ आई आपको? सर होना क्या चाहिए था? अच्छा अब इधर एक चीज और मुझे बताओ, जैसे अगर मैं आपको बताऊं गिवन गुड्स में अगर प्राइस से रिलेटेड आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे जैसे जैसे एक गिवन गुड्स है, हाँ नीचे लिखते हैं, गिवन गुड्स सॉरी इंफीरियर गुड्स है, एक इंफीरियर गुड्स है, और इंफीरियर गुड्स का जो प्राइस है वो मान लो कम हो गया। इंफीरियर गुड्स का प्राइस जो क्या हो गया बेटा? कम हो गया, सस्ता हो गया। जो चीप था, चीप गुड्स था आपके लिए, वो सस्ता हो गया। आप डिमांड बढ़ाओगे या कम करोगे? बताओ। बताओ जी, बताओ जी, बताओ, बताओ जी, बताओ। इनकम में भी कोई दिक्कत नहीं सर, इनकम में भी कोई दिक्कत नहीं आई है, इनकम में कोई दिक्कत नहीं आई सर। बताओ, बताओ जी। यानी कि अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं दिख रहा सर? ठीक है जी। अच्छा मैं आपके एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करता हूँ सर। प्राइस बढ़ गया, क्या करोगे? प्राइस बढ़ गया, क्या करोगे? है जी? सर मुझे एक चीज बताओ, चीप से भी नीचे नीचे कितना चीप जाओगे? बताओ, ये बताओ, चीप से भी कितना नीचे चीप जाओगे? ये तो सर खरीदना मजबूरी बताया ना मैंने आपको, अभी हमने बताया था, डिस्कस करा सर, इंफीरियर गुड्स आपकी मजबूरी है खरीदना, क्योंकि इससे इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो महंगा होगा, तो इसलिए आपको मजबूरी में ये इंफीरियर गुड्स खरीदना पड़ रहा है। अच्छा अगर आपको इंफीरियर गुड्स का एग्जांपल दे दूं, जैसे टोन्ड वो आता है ना, दूध आता है, मिल्क आता है, टोन्ड नहीं पता आपको? टोन डबल टोन होता है ना, टोन्ड आता है, मतलब उसमें क्रीम नहीं होती बेटा, फैट नहीं होता उसके अंदर, फैट क्रीम नहीं होती। तो आपने मान लो टोन्ड मिल्क लिया, ठीक है, अब टोन मिल्क से ऊपर वही सिंपल सी बात है, आपका फुल क्रीम आता है। फुल क्रीम तो पता है ना आपको? फुल क्रीम होता है, कॉ मिल्क थोड़ा हल्का होता है, फुल क्रीम पूरा मतलब वो बफेलो वाला होता है। तो अब आपको पता है सर कि जो फुल क्रीम वाला दूध है वो महंगा है, इससे सस्ता क्या है सर? टोन मिल्क है। सर इससे सस्ता, इससे कोई सस्ता नहीं है सर, इससे सस्ता फिर पानी है, पानी पी सकते हो आप। तो अब सर अगर मान लो यही महंगा हो गया, क्या दूध पीना छोड़ दोगे?
पापा की चाय फेंक दोगे? क्या होगा सर? मजबूरी में खरीदना पड़ेगा ना सर। सर यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमें इंफीरियर गुड्स खरीदना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है सर। नहीं आए बात समझ आपको? क्योंकि सर अगर आप कहोगे सर नहीं खरीदेंगे तो फिर क्या खरीदोगे? अभी मैंने बताया ना, टोन से नीचे जाने का तो मतलब ही नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। टोन से नीचे जाने का तो मतलब ही नहीं बनता। जब टोन से नीचे नहीं जा सकते तो फिर पानी बचता है, पानी थोड़ा ना पियोगे? काली चाय पियोगे, कब तक पी लोगे भाई साहब? रोना छूट जाएगा। सर आपको कम से कम टोन तो चाहिए ही चाहिए। अब वो महंगा हो सस्ता हो सर, मजबूरी में खरीदना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो फिर आप टोन दूध पे लात मारोगे, फिर आप फुल क्रीम खरीदोगे। समझ आई बात आपको? हाँ जी सर, कुछ आ रहे हो, नहीं आया समझ? हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। सब मतलब एक तरह से हाँ सफिशिएंट है, फिर या थोड़ा सा जैसे आपको कंजम्पशन, हमारा जो कंजम्पशन का पैटर्न होता है वो धीरे धीरे बढ़ता भी है, ठीक है? तो फ्यूचर में जैसे हर चीज़ की डिमांड बढ़ती है, हम हर चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो फ्यूचर हम बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भी प्राइस बढ़ रहा है, हमें पता है हर चीज़ महंगी हो रही है, तो हमें उसकी डिमांड भी बढ़ानी पड़ेगी। हमारे घर में वो चीज़ नॉर्मल बन चुकी है। नहीं है बारी को समझ? नॉर्मल नॉर्मल इन द सेंस कि आपके घर में ये चीज़ आती ही आती है, तो अब उसकी डिमांड सर बढ़ेगी बढ़ेगी। जैसे मान लो अगर घर में लोग चाय पीने आ गए, मेहमान आ गए, तो आप क्या करोगे? आधा कप चाय दोगे, चम्मच से पियो भाई साहब, ऐसा करोगे क्या? सर प्राइस अगर महंगा भी हो गया तो आपको टोन मिल्क ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। और अगर आपके आपके घर में खीर भी उसी दूध से बनती है तो उस दिन दूध ज़्यादा आएगा। अब चाहे वो महंगा हो रहा हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता सर, ज़्यादा ही लाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है सर, आपको बढ़ानी पड़ेगी डिमांड। ठीक है, बात समझ आई आपको? आगे बढ़ रहे हैं सर यहाँ से। सर आगे आता है इररेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा किसी को डाउट है तो पूछ लो जी, मैं बता रहा हूँ। नहीं है चलिए। सर इररेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने बिना सोचे समझे प्रोडक्ट को चूज करा और खरीद लिया, ठीक है, बिना कोई R&D करे। जैसे क्या सर, जो अच्छा एग्जांपल मुझे लगता है कि अगर सामान अगर शॉप में है, मैनीक्विन में लगा हुआ है, ठीक है, मैनीक्विन होता है डमी डमी, उसमें लगा हुआ है तो बढ़िया लग रहा है सर, खरीद लोगे आप, ठीक है। लेकिन वही अगर वहां पे आपको सेम चीज आपको बाहर रेडी पे मिल रही है, पटरी पे मिल रही है, तो आप नहीं खरीदोगे। क्या सोच के सर? की क्वालिटी बेकार होगी। सर आपने दूर से क्या कर लिया? जज कर लिया, हाँ या ना? आप ना उस रेडी वाले के पास गए, ना आप शॉप वाले के पास गए, आपने देख के देख लिया ये शॉप में है, ये डमी में लगा है और ये इसने बिछा रखा है तो बेकार ही होगा, ये बढ़िया होगा। दैट इज अ पुअर जजमेंट। समझ आई बात आपको? हाँ या ना? तो ऐसी होता है सर, हम महंगी चीज या फिर थोड़ा सा प्राइस के अकॉर्डिंग क्यों चले जाते हैं? हमें लगता है प्राइस ज्यादा है तो महंगा ही सही ही होगा, सस्ता है तो कुछ ना कुछ खराबी होगी। हाँ या ना? सर ये पुअर जजमेंट होती है। कभी कभार सस्ती चीज भी बढ़िया निकल जाती है, तो आपको प्रॉपर जज करना पड़ेगा, ठीक है जी, प्रॉपर इवेलुएट करना पड़ेगा। आगे बढ़े इसके अंदर। आगे आता है सर यहाँ पे इनकम इफेक्ट, बस खत्म होने वाला है जी, लास्ट टॉपिक रह चुके हमारे। अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो ये लॉ ऑफ डिमांड होता है, ये लॉ ऑफ डिमांड जो आपका मैच करेगा वो होगा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। बात समझ आई आपको? यानी कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ डिमांड को, ठीक है। और वहां पे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये सर हम कहां से समझते हैं? ये समझते हैं हम चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड या फिर सॉरी चेंज इन डिमांड, हाँ बिल्कुल सही, एक ही बात है, या फिर शिफ्ट इन डिमांड। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो शिफ्ट इन डिमांड है वो किसको फॉलो करता है? वो एक्सेप्शन को फॉलो करता है, ठीक है जी। ये आपको दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़े सर, इनकम इफेक्ट क्या होता है? सर अभी हमने पढ़ ही लिया वैसे कहीं ना कहीं सर, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, ठीक है। सर नॉर्मल गुड्स पे इफेक्ट अलग आता है और इंफीरियर गुड्स पे इफेक्ट अलग आता है। सर नॉर्मल गुड्स में इफेक्ट क्या आता है? डिमांड इंक्रीजेज एज कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज। भाई सिंपल सी बात है सर, ऐसे गुड्स की डिमांड कब बढ़ेगी? जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी। अच्छा इंफीरियर गुड्स का मतलब हुआ सर डिमांड डिक्रीजेज एज इनकम राइजेस। बात समझ आई आपको? सर इनकम बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई। तो आपको दिख रहा है सर ये कैसा रिलेशन है? कैसा? पॉजिटिव है नेगेटिव? सर ये नेगेटिव रिलेशन है। और ये कैसा रिलेशन है? सर ये पॉजिटिव रिलेशन है। ये हमने समझ लिया। लो जी, ये हुआ जी आप। अच्छा ये लास्ट है जी, हमारा लास्ट है, इसके ऊपर भी है कुछ? ये लास्ट है जी हमारा, एक बार इसको देख लेते हैं।
अच्छा सर, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स में कैसे चेंज आता है, देखो ध्यान से। अभी हमने वैसे पढ़ भी लिया है, ये सब्सिट्यूट गुड्स होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं और एक होते हैं अनरिलेटेड गुड्स, ठीक है। सब्सिट्यूट गुड्स में हमने पढ़ लिया कि कैसे चेंज आता है। टी और कॉफी की हमने बात करी थी, ठीक है। टी और कॉफी की बात करी थी। टी का अगर यहाँ पे हमने समझा था, कलर चेंज करना है। अगर टी की बात करी थी हमने, तो टी का क्या, लास्ट टॉपिक है बेटा, बस एक मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको। जो प्राइस अगर बढ़ेगा, टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। वहीं पे जो कॉफी का प्राइस है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कॉफी की डिमांड में क्या असर पड़ेगा, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो आपको ये दिख रहा है, ये तो ये क्या है, ये है सर पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन, बिल्कुल सही। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा बेटा, नेगेटिव रिलेशन होगा। सर अनरिलेटेड गुड्स का मतलब है सर जिनका कोई भी रिलेशन नहीं है, जैसे शूज और शुगर, तो इसमें आप किसी भी तरह का रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते। बात समझ आएगी आपको, कोई दिक्कत परेशानी हुई तो बताओ। ओके रिपोर्ट है सर, कोई दिक्कत। चलो जी, यहाँ से हमारा हुआ स्लाइड्स खत्म, ये हुआ चैप्टर खत्म जी, रिवीजन, ठीक है जी।